शायद ही भारत में ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में LIC की पॉलिसी नहीं ली गई हो या उसको वो नहीं जानता हो। अब जब LIC के शेयर मार्केट में अवेलेबल है तो हम सोच रहे हैं कि यार इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि LIC एक ऐसी कंपनी है जिसका बहुत सुनहरा इतिहास रहा है पर उसका भविष्य शायद उतना सुनहरा नहीं है। तो बात आती है कि भैया क्या करें, हम उस सुनहरे इतिहास को देख के खुश होते रहे, अरे कितनी बढ़िया कंपनी, कितना अच्छा काम करती है, या भविष्य की तरफ देख के हम हमारा पैसा कि डबल हो सकता है, कि 4 गुना हो सकता है, कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चेक करें। तो आपका कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आने वाले 5 मिनट में, मैं अगले 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि LIC का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। उसके अगले 2 मिनट में बताऊंगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो LIC के जीवन में आ चुके हैं, जिससे LIC को बच के रहना है। और लास्ट के 1 मिनट में मैं दूंगा मेरी ओपिनियन कि क्या इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, और आखिर जो भी डिसीजन ले रहा हूं वो डिसीजन में क्यों ले रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं LIC के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में। LIC के 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, 13.5 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट है, 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। अगर LIC के पॉलिसी होल्डर्स का अलग से देश बनाया जाए ना तो विश्व में 4था सबसे बड़ा देश होगा जनसंख्या लिहाज से, इतने पॉलिसी होल्डर्स हैं इसके। LIC इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंश्योरर कंपनी है। और वो कैसे है, क्योंकि इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और जब 1956 में इसकी स्थापना हुई 245 छोटी बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही थी, उन सबको सरकार ने मर्ज किया और एक कंपनी बना दी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया। और 1956 से लेकर सन 2000 तक 44 साल तक इसका एक छत्र राज रहा, क्योंकि इसके अलावा कोई इंश्योरेंस कंपनी थी नहीं। 44 साल तक अगर किसी ने भी इंश्योरेंस लिया है उसके पास LIC के अलावा दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए ये सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 44 साल की जो डोमिनेंस, जो एक छत्र राज है, उसके चलते इन्होंने क्या क्या चीजें की है। भारत की 91% डिस्ट्रिक्ट में, जिले में LIC का कोई ना कोई ब्रांच ऑफिस या LIC का कोई ना कोई एजेंट मौजूद है। LIC का मार्केट शेयर है 64.1%, और जो नंबर 2 है वो है SBI। उसका कितना मानते हो? नंबर 1 64 है तो नंबर 2 कितना होगा? 8%। नंबर 1 पे 64, नंबर 2 पे 8, नंबर 2 से 8 गुना बड़ी LIC। यह है साइज, और इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। इसका ब्रांच नेटवर्क सबसे बड़ा है। LIC की टोटल पूरे भारत में 51,633 ब्रांचेस हैं जिसके माध्यम से LIC ऑपरेट करती है। सेकंड नंबर पे हमारा SBI आता है जिसकी है 38,000 कुछ ब्रांचेस। इस समय जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके टोटल एजेंट मिला लिए जाएं तो हैं 11 लाख, और LIC के अकेले के हैं 13.5 लाख। एक अकेला सब पे भारी। LIC के पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है? वो इन्वेस्ट करती है भैया, वो केंद्र सरकार को पैसा देती है, केंद्र सरकार की सिक्योरिटी में, राज्य सरकार की सिक्योरिटी में, और जो पैसा बचा हुआ है वो कुछ बॉन्ड में डालती है, कुछ इक्विटी मार्केट में डालती है। तो इसका जितना भी इन्वेस्टमेंट है टोटल सेफ इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, और ग्लोबली बात करें तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो अब मैं आपको वो रीजन बताता हूं जिस कारण से मुझे लगता है कि ये 5 कारण है जिसमें LIC में कुछ पंगा है, इसका भविष्य तो उज्जवल नहीं है। सबसे पहला, इसका मार्केट शेयर गिर रहा है। माना इसका मार्केट शेयर 64% है और सेकंड का 8% है, पर धीरे धीरे गैप कम हो रहा है। 8 साल पहले इनका मार्केट शेयर 72% था, तो 72% से 64 पे आ गए, और अगले 8 साल में क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं इतिहास को अगर पढ़ूं तो भाई साहब पहले BSNL का राज था, लेकिन जैसी प्राइवेट कंपनी आई BSNL भी भाई साहब बैक फुट पे चला गया। SBI का भी एक छत्र राज था, प्राइवेट बैंक आए SBI पीछे चला गया। एक समय था जब एयर इंडिया का एक छत्र राज्य था, प्राइवेट एयरलाइन आई, ये भी बैक फुट पे चला गया। तो जो भी गवर्नमेंट काम करती है और गवर्नमेंट की कंपनी है वो कुछ समय तक एक छत्र राज्य करती है, पर जैसे ही वहां पे प्राइवेट प्लेयर की एंटर होती है वो अग्रेसिवली काम करना चालू कर देते हैं और गवर्नमेंट का शेयर कम होने लग जाता है, जैसा कि हमारे LIC में दिख रहा है, और आने वाले भविष्य में और कम होगा। एक इंश्योरेंस की दुनिया में ग्रोथ के लिए एक मैट्रिक्स देखा जाता है NBP, न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो अगर पूरे मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये जो प्रीमियम बढ़ रहा है ये 17% की रेट से बढ़ रहा है। तो नया बिजनेस प्रीमियम मार्केट में बढ़ रहा है 17% की रेट से, LIC का बढ़ रहा है 7% की रेट से।
यानी मार्केट LIC से 2.5 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि LIC ग्रोथ नहीं कर रही, वो कर रही है, और बाकी उसके कॉम्पिटिटर इसकी तुलना में 2 या 2.5 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ की स्पीड धीमी है, तो आगे पीछे भैया ये ग्रोथ उतनी कैप्चर नहीं कर पाएगी। तीसरा कारण है इसका लो डिजिटल प्रेजेंस, कि सर जी ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों पिछड़ गई, बाकी क्यों आगे बढ़ गए? क्योंकि सर जमाना ऑनलाइन का है, हम सारी चीजें ऑनलाइन खरीदते हैं, हम बिजली का बिल, खाने का बिल, पेमेंट सब ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऑनलाइन कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन LIC इस पे बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम नहीं करता। अगर मैं बाकी कंपनियों का देखूं तो 90% से ज्यादा प्रीमियम रिन्यूअल होता है ऑनलाइन, और LIC का देखें तो वो होता है लगभग 36%। ऐसा नहीं कि LIC ऑनलाइन पे है ही नहीं, LIC ऑनलाइन पे है, इसके पास वेबसाइट भी है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ये कुछ एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी है, हर जिस पे नहीं है, लेकिन ये बहुत एक्टिवली काम नहीं करती। जैसे पॉलिसी बाजार पे जाओगे तो वहां आपको LIC के बहुत सारे प्रोडक्ट में LIC मिलेगी ही नहीं। LIC का ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो भी कोई ऐसा रोबस्ट नहीं है। तो आप बोलोगे सर जी इतना पैसा है कर ले, ये करती इसलिए नहीं है सर, क्योंकि बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो ऑनलाइन मीडियम से ज्यादा बेचती है, एजेंट्स पे कम निर्भर है, और यहाँ पे हमारी LIC का 93% पॉलिसी एजेंट के माध्यम से बिकती है। तो 100 में से 7 पॉलिसी बंदा डायरेक्ट लेता है, 93 एजेंट के माध्यम से लेता है, और इस एजेंट के खून पसीने की कमाई से LIC एजेंट के बारे में देखो, जो वो 44 साल का पीरियड था, जो गांव-गांव में अगर LIC एजेंट को कह दिया कि रात को 9 बजे आना, वो पा जाता था, संडे सुबह 7 बजे आना, वो आ जाता था, होली दिवाली वो आ जाता था। तो घर घर पहुंच के जो प्रोटेक्शन दिलाई इनकी मेहनत और खून पसीने के दम पे बनी। लेकिन अब क्या हुआ कि भैया अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम ऑनलाइन चले गए तो हमारा क्या होगा? तो LIC कह रही है कि भैया कैसा है, ग्रोथ करनी है तो ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन जाएंगे तो हमारे एजेंट नाराज हो जाएंगे जो कि 93% देते हैं। तो कल को ऑनलाइन बढ़ाने के चक्कर में इनसे पंगा ले लिया तो जो है उससे भी जाएंगे। तो इनके लिए इन्होंने जो इतना त्याग समर्पण दिया, और ये नाराज न हो जाए इसलिए ये ऑनलाइन भी नहीं जा रही है। तो जब तक ऑनलाइन जाएगी नहीं, अब सोचो आज के दौर में कोई आदमी ऑनलाइन न जाए, या ऑनलाइन हो तो सही पर एक्टिवली काम न करे, तो कितने दिन मार्केट में टिका रह पाएगा? और इसीलिए LIC में इन्वेस्ट करते टाइम डर लगता है कि भैया कल को ये पिछड़ गई, परफॉर्मेंस पिछड़ी तो भैया शेयर पे तो असर आएगा ही आएगा। चौथा पॉइंट है लो मार्जिन। LIC का मार्जिन कम है, क्यों है? ध्यान से सुनना। देखो मार्जिन कैसे आता है, जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो उसमें कितना मार्जिन है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है टर्म प्रोडक्ट, होता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। टर्म प्रोडक्ट क्या है कि भैया मैंने एक LIC की पॉलिसी करा ली, ये 20,000 रुपए की पॉलिसी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मुझे क्लेम दोगे, और नहीं हुआ तो ये पैसे गए और LIC की सीधी कमाई हो गई। तो हाई मार्जिन होता है टर्म में। और एक इन्वेस्टमेंट वाला होता है कि नहीं तुम मुझे पैसे दिए जाओ, अगर कुछ हो गया तो वैसे मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो भी ये पैसा टुकड़ों टुकड़ों में आप ही के पास वापस आ जाएगा। तो नॉर्मली जब LIC में शुरुआत में लोगों ने पैसा लगाया तो जितना भी पैसा लगा वो इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट में ज्यादा गया। तो LIC का बहुत ज्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट नहीं है। बाकी कंपनियां जितना काम कर रही है उनका मार्जिन ज्यादा है, वो टर्म लोन वाले प्रोडक्ट जहां पे मार्जिन ज्यादा है उसमें काम कर रही है, और LIC उनमें इन्वेस्टमेंट वाले जो है उसमें ज्यादा काम कर रही है, तो पहले ही मार्जिन कम है। दूसरी चीज, बाकी कंपनियां ऑनलाइन बेच देती है, तो जहां ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है वहां एजेंट का कमीशन उतना देना ही नहीं पड़ रहा, और सर्विस बहुत इजी है ऑनलाइन देना। और यहाँ पे LIC में 93 पॉलिसी एजेंट बेच रहा है तो खुद जाके बेचता है तो उसका खर्चा भी लगता है, और इसी चक्कर में LIC को उसका मोटा कमीशन भी देना पड़ता है। तो LIC इधर कमीशन ज्यादा दे रही है ऑनलाइन, और उधर मार्जिन जो प्रोडक्ट बेच रही है उसमें मार्जिन कम है और बेचने का खर्चा ज्यादा है। और प्राइवेट प्लेयर क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें मार्जिन ज्यादा है और उनका देने का खर्चा भी कम है, इसलिए इसका मार्जिन कंपेयर टू मार्केट बहुत कम है। और 5th पॉइंट है मार्केट का ट्रेंड। सर आज तक इंडिया के जितने भी बड़े बड़े IPO आए, जिनका नाम था, जिनका इंतजार था, अरे कोल इंडिया का IPO आएगा जी, अरे पेटीएम का IPO आएगा, अरे रिलायंस पावर का IPO आएगा, जितने भी बड़े बड़े IPO आए सारे के सारे हुए तो धड़ाम ही है, कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन भी नहीं मिल पाया, तो ट्रेंड वैसे भी फेवर में नहीं है। तो अब मैं आपको मेरा फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ। मेरा फाइनल कंक्लूजन है, इसका इतिहास बहुत बढ़िया रहा, इसने भारतीयों के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया, बट फ्यूचर की जो बिजनेस फंडामेंटल्स हैं उसमें मुझे फिट नहीं लगती। तो मुझे ऐसी कंपनी में पैसा लगाना है जिसमें आज पैसा लगाऊं तो कंपनी डबल ट्रिपल 4 गुना हो, और मेरा पैसा भी उसके साथ डबल ट्रिपल 4 गुना हो। लेकिन इस कंपनी में मुझे उतनी कैपेसिटी नहीं लगती कि यहाँ से अगले 10 साल में, 20 साल में अपनी बिजनेस को, अपने शेयर के प्राइसेस को डबल या ट्रिपल कर पाएगी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसमें पैसा नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, हो सकता है छोटा मोटा लिस्टिंग गेन हो जाए कि भैया जितना भी 900 रुपए में लिस्ट होता है, जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन 1000-1100 मिल जाए, आपको 100-200 रुपए मिल जाए, इसकी संभावना है, पर वो भी बहुत कम है।
थोड़ी बहुत संभावना है बट कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है? आप क्या मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कोई अदर ओपिनियन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला कौन सा ऐसा आईपीओ जिस पे आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बना के बताऊं, वो भी मुझे बताइए। तो मैं अगला वीडियो लेके जल्दी हाजिर होता हूं। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।